वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमरेंद्र कुमार झा है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन इंटेंसिविस्ट हूँ। जैसे कि मैं पहले भी वीडियोस में ये बताने की कोशिश कर रहा था कि कौन कौन से वो एक्सरसाइजेज हैं जिससे कि घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है और साथ में वहाँ मोबिलिटी आती है। आज जो शोल्डर्स का पेन है, जो कंधों का दर्द है, उस पर बात करेंगे। जनरली जो कंधों का दर्द है वो 3-4 कारण की वजह से हो सकते हैं। एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, गठिया की बीमारी। इस बीमारी में जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो रगड़ खाने की वजह से और जो बोन्स में जो कुछ फ्रिक्शन बन रहते होते हैं उसकी वजह से खड़खड़ की आवाज़ आती है और साथ में जो कुछ मसल्स हमारे कंधों से जो जुड़े हुए होते हैं उनमें कमजोरी आती है, उस वजह से दर्द होता है। यदि आप कहीं गिर गए हों तो जो लिगामेंट इंजरी होती है, जो रोटेटर कफ मसल्स है, उस पर कोई इंजरी हो जाती है, उस समय भी कंधों का दर्द होता है। यदि किसी व्यायाम करते समय काफ़ी खिंचाव हो जाते हैं तो उस वजह से भी कंधों में दर्द आता है और उनकी जो मोबिलिटी है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है। तो पहले तो थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि जो हमारा कंधों का जो शोल्डर जॉइंट है वो कैसे बना हुआ है, उसमें कौन कौन से मसल्स हैं जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं मूवमेंट्स में, कौन कौन से मूवमेंट हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और कौन कौन से एक्सरसाइजेज हैं जिससे कि जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी और मसल्स का स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, और कुछ ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ पर भी बात कर लेंगे कि यदि इंजरी हो गई है तो क्या क्या किया जाना चाहिए। माध्यम से शोल्डर जॉइंट को समझते हैं। स्कैपुला और ह्यूमरस बोन से ये जॉइंट बनता है। इसे ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट बोलते हैं। ये है पेक्टोरलिस मेजर मसल, डेल्टॉइड मसल, ट्रेपीजियस मसल और लैटिसिमस डोर्साई। ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था शोल्डर जॉइंट के लिए। जो और 4 रोटेटर कफ मसल्स हैं वो है सुप्रास्कैपुलर, इंफ्रास्कैपुलर, सबस्कैपुलर और टेरिस माइनर। ये रोटेटर कफ मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हेड ऑफ द ह्यूमरस और ग्लिनॉइड फोसा से ये ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट बनता है। पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से मूवमेंट हैं जो इम्पॉर्टेंट। वैसे तो बहुत सारे मूवमेंट्स हैं इस शोल्डर जॉइंट के, पर वो 3-4 कौन इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं जो कि शोल्डर जॉइंट पर होते हैं। पहला ये एब्डक्शन, मतलब ये जो आपका हाथ है वो आपके ट्रंक, शरीर से दूर तक जाता है और ये ऊपर जाता है, इसको एब्डक्शन बोलते हैं। दूसरा मीडियल रोटेशन, मतलब ये जो हमारा हाथ है इसको यदि हमने 90 डिग्री में कर लिया तो अब ये जो मूवमेंट होता है अंदर की तरफ, इसको मीडियल रोटेशन बोलते हैं। यदि यही हमने परपेंडिकुलर करा रखा है और इसको बाहर की तरफ ले जाएंगे तो वो होगा लैटरल रोटेशन। और एक मूवमेंट होता है ये कंप्लीट सर्कुलर मूवमेंट है। तो ये कुछ मूवमेंट्स हैं जिसमें जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट्स या रोटेटर कफ मसल इंजरी या सब एक्रोमियल प्रोसेस का जो टेंडिनाइटिस होता है उसमें रेस्ट्रिक्टेड होते हैं और पेनफुल होते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि वो कौन जो छोटे छोटे मसल्स हैं वो जो ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं इन मूवमेंट्स के रेस्ट्रिक्शन में। जो बड़े मसल्स हैं वो जनरली क्योंकि उनका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है तो उसमें इंजरी भी कम होती है। साथ में ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स में भी ये जो मसल्स हैं वो इतने वीक नहीं हुए होते। पर जो रोटेटर कफ मसल्स हैं, जो रोटेटर कफ मसल्स में मैंने बता दिया कि जो 4 छोटे छोटे मसल्स हैं वो सबसे ज़्यादा वीकन होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट्स में या रोटेटर कफ इंजरी वाले पेशेंट्स में, या सिंपली किसी को कोई चोट लग जाता है या सब एक्रोमियल स्पेस में टेंडिनाइटिस होती है तो ऐसे पेशेंट्स में
ये मसल्स वीकन होता है। इनका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कुछ सेट ऑफ एक्सरसाइजेज होते हैं और उस एक्सरसाइजेज में कुछ स्ट्रेच आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज होते हैं और कुछ आइसोमेट्रिक। पहले तो जो वार्म अप एक्सरसाइजेज हैं उस पर बात कर लेते हैं। एक है हमारा वार्म अप, जब इनिशियल एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं तो पेंडुलम एक्सरसाइज बोलते हैं। इस मूवमेंट को जब आप एक फिक्स पोजीशन पे बैठ के, आप जो भी गठिया के मरीज हैं उनको कम से कम 20-25 मिनट सुबह और शाम दोनों करना चाहिए। दूसरा, जब एक बार हमने ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो स्टार्ट कर ली है, उसके बाद वो कौन से एक्सरसाइज हैं जिससे कि हमें आगे के जो रोटेटर कफ मसल्स का स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। पहला जो मैंने आपको बताया कि जो एबडक्शन, बाहर की तरफ जो हम ले जाते हैं, हाथ को बाहर की तरफ ले जाते हैं, उसको वो भी रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो इन मसल्स को, रोटेटर कफ मसल्स जो कि एबडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको ठीक करने के लिए हमें ये क्या करना है कि एक, जैसे मैं इस टेबल पे बैठा हुआ हूँ, तो ये देखिए जब मैंने यहाँ तक ले गया तो ये ऑलमोस्ट इस टेबल से रुक रहा है। तो अब मैं एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाऊंगा और ये प्रेशर देखिए मैं बिल्ड किया हुआ हूँ 1, फिर मैं दूसरी बार प्रेशर लगाऊंगा और अराउंड 5 सेकेंड्स तक के लिए लगाए रखूंगा 2, 3, 4। मैं ये जो मूवमेंट कर रहा हूं, मैं बाहर की तरफ, अपने हाथ को बाहर की तरफ ले जा रहा हूं 5, 6, ऐसे करके अराउंड 20 रेपिटेशंस और इसके 2 सेट्स करने चाहिए। इससे क्या होता है कि जो एबडक्टर मसल्स जो एबडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सुप्रास्पाइनेटस, उसमें स्ट्रेंथ आता है। दूसरा जो मैंने बताया कि मीडियल रोटेशन यहाँ होता है। मीडियल रोटेशन का मतलब हुआ कि ये हाथ को मैंने बेंड कर दिया, ये 90 डिग्री पे आ गया और मैं इसको अंदर इस हाथ की तरफ ले जाता हूँ, इसको मीडियल रोटेशन बोलते हैं। इस मसल्स का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मैं एक फिक्स, इस हाथ से एक फिक्स अमाउंट ऑफ प्रेशर रोका हुआ हूँ और मैं इस हाथ को वापस इस तरफ ले जाऊँगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये भी 20 रेपिटेशंस करना है और 2 सेट्स के, ये सुबह शाम करते हैं। तो जो हमारा मीडियल रोटेशन के लिए जो मसल्स होते हैं उसमें स्ट्रेंथ आता है। उसके बाद यही एग्जैक्टली मैंने इस हाथ को लिया, यहाँ फ्लेक्स करके 90 डिग्री कर दिया। अब मैं इसको एक्सटर्नली रोटेट करता हूँ, मैं इसको बाहर की तरफ ले जा रहा हूँ। अब देखिए, अब मैं इस हाथ से, दूसरे हाथ से इसे रोक रहा हूँ और मैं बाहर की तरफ ले जा रहा हूँ 1, 2 और उसको 5 सेकेंड्स के लिए रुकना भी है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको बाहर, यहाँ से बाहर ले जा रहा हूँ, एबडक्ट कर रहा हूँ 1 और प्रेशर मैं इसे रेजिस्ट रोक रहा हूँ, इसे 2, 3, 4, 5, ऐसे करके 20 रेपिटेशंस का 2 सेट करना है सुबह शाम। ये हो गया एबडक्शन के लिए। उसी तरीके से जब मीडियल रोटेशन की तरह, अब ये हाथ से मैं रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं एक प्रेशर लगा रहा हूँ, लेकिन मैं इसको, ये विजिबल मूवमेंट आपको दिख रहा है, मैं 1, 2, 3, 4, 5, इसका मैं 20 रेपिटेशंस और 2 सेट्स करूँगा। उसी तरीके से अब ये मैंने इसको 90 डिग्री मोड़ लिया हाथ को, अब ये मैं लैटरली रोटेट करूँगा 1, 2, 3, पर मैं इसको दूसरे हाथ से इसको रोक भी रहा हूँ 4, 5, 6। आप एक प्रेशर फील कर सकते हैं, यहाँ जो मसल्स है उस पर आप एक प्रेशर भी फील कर सकते हैं 7, 8, 9, 10। तो ये जो 3 मूवमेंट्स के लिए 3 टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज थे,
वो आपको रेगुलर करना है, जिससे कि फर्स्ट एक्सरसाइज करने से जो मैंने पेंडुलम मूवमेंट और ये पूरा मूवमेंट बताया था, इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है। दूसरा जो मैंने आइसोटोनिक, और तीसरा जो मैंने आइसोमेट्रिक, जो एक में विजिबल मूवमेंट नहीं दिखेगा दूसरे में विजिबल मूवमेंट दिखेगा, ये तीनों एक्सरसाइज थ्री डिफरेंट एक्सरसाइजेस करना है, जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी और जो रोटेटर कफ मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़े। और साथ में ही यदि ये स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस या रोटेटर कफ मसल्स की इंजरी में जो पेन होता है उसमें बहुत रिलीफ मिलता है। इन एक्सरसाइजेस के बाद जो नॉर्मल एनेसेड्स हैं, दवाइयाँ हैं, उनका भी सेवन करना चाहिए। रात के टाइम में कभी कभी क्या होता है कि दर्द बढ़ जाता है, तो ऐसे में ठंडा पैक का लगभग आधा घंटा शोल्डर्स के नीचे रखना चाहिए। जो कुछ लोग एक टेढ़ा होकर पिलो पर जो ऐसे बेड पर लेटकर टीवी देखते हैं या लंबे समय तक लेटते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ही आपके रोटेटर कफ मसल्स में इंजरी होती है। तो ये जितने भी एक्सरसाइजेस मैंने बताए हैं, प्लीज़ इसको फॉलो करिए और आप देखेंगे कि विद इन 6 मंथ्स जो गठिया का दर्द है और ये जो छोटी मोटी इंजरी के दर्द हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। मैं चाहूँगा कि जो भी आपको कन्फ्यूजन या जो भी कुछ क्वेश्चंस आपके क्वेरीज हों, आप इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें और मैं और मेरी टीम इसका आपको रिप्लाई देगी, और आइदर थ्रू ईमेल और या ये जो वीडियो है उसके ही कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे।